सबसे पहले बात होगी ताहिर हुसैन की। 6 साल पहले दिल्ली में दंगे की साजिश रचने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन और उनके किलर गैंग का आज हिसाब होने वाला है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ताहिर हुसैन फांसी के फंदे पर लटकेगा या ताउम्र जेल की 4 दीवारी के भीतर कैद रहेगा, आज इसका फैसला हो जाएगा। बड़ी खबर आपको दे दें, आज अदालत आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में ताहिर हुसैन की सजा का ऐलान करेगी। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को सजा सुनाएगी। आपको याद दिला दें, 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में ताहिर हुसैन समेत कुल 11 आरोपी शामिल थे, जिनके खिलाफ कोर्ट ने मार्च 2023 में दंगा भड़काने, हत्या करने और धार्मिक विद्वेष फैलाने जैसे संगीन धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। कल इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया। और अब आज अंकित हत्याकांड के दोषी ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों की सजा का ऐलान होने जा रहा है। यह मामला आज का नहीं है, यह मामला 2020 का है। अंकित शर्मा हत्याकांड में 11 में से 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता पार्षद ताहिर हुसैन के अलावा नासिम, कासिम, जावेद, अनस के नाम भी शामिल है। बाकी 6 आरोपियों को कोर्ट ने सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को हत्या, अपहरण, दंगा, समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाने और गैर कानूनी जमावड़े से जुड़े हुए आरोपों में आईपीसी की धारा 302, 365, 188, 153A, 147, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट के फैसले के बाद ताहिर हुसैन रो पड़ा, खुद को बेगुनाह बताने लगा। आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। कपिल मिश्रा भी लगातार इस मामले पर बोलते रहे हैं। 2020 में दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव नाले से बरामद किया गया था। अंकित शर्मा आईबी में सुरक्षा सहायक के पद पर तैनात थे और दिल्ली दंगों के वक्त अंकित शर्मा इलाके में शांति को लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से भीड़ ने अंकित शर्मा पर हमला कर दिया और उसके बाद अंकित लापता हो गए थे। बाद में उनका शव नाले से मिला। पोस्टमार्टम में शरीर पर चाकू के कई सारे निशान मिले थे। इस खौफनाक हत्याकांड के 6 साल के बाद आज इंसाफ का दिन है। इस पर कपिल मिश्रा ने क्या कहा, वो आपको सुना दें। 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। नाले से वो लाश निकलते हुए हम सब ने देखी है, पूरे देश ने देखी है। लेकिन आज ये बात भी साबित हुई है कि आज जो लोग सुंदरकांड पढ़ने का, सनातनी बनने का ढोंग रच रहे हैं, जब वो लोग खुद सरकार में थे, केजरीवाल जैसे लोग, तब वो ऐसी साजिश करने वाले, हिंदुओं को मारने की साजिश करने वाले, अपनी छत पर बम और पत्थर रखने वाले लोगों को बचाने का पाप कर रहे थे। दिल्ली की सड़कों को बंद करने वालों का समर्थन कर रहे थे सिसोदिया और केजरीवाल जैसे लोग। इस हत्या का ये जो हाथ, जो खून से केजरीवाल के भी हाथ रंगे हैं और आम आदमी पार्टी के लोगों के भी हाथ रंगे हैं। ये कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे, और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, ये सबको मालूम। अब जो बात अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं, पहले तो हम ताहिर पर ही बात कर लेते हैं। दंगाइयों को भड़काना, मामले को खराब करना, अब ये सब कुछ तो कोर्ट ने तय किया है। देखिए, ये पूरा मामला जो है ये सीएए से जुड़ा हुआ मामला था। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसका विरोध पूरे देश में कई जगह लोग कर रहे थे। ये एक सेंटर बन गया था, दिल्ली एपिसेंटर एक तरह से हो गया था। असम के बाद हमको लगता है सबसे ज्यादा विरोध यहाँ हो रहा था। और शाहीन बाग
में जो सड़क घेर करके जिसका जिक्र कपिल मिश्रा कर रहे थे, और पूरे देश में शाहीन बाग बनाने की साजिश और शाहीन बाग बनाने की बातें कही जा रही थी। एक लोग शपथ लेकर के कह रहे थे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये उसी की परिणति थी ये दंगा। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं और मेरे कैमरा पर्सन राजीव भी जब वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे और हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों को हूटर बजा के वहां पर कॉल किया जा रहा था। बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो शाहीन बाग को चोक करने की कोशिश थी, दिल्ली को एक्चुअली चोक करने की कोशिश थी। तो वो करने की कोशिश हुई, और उस समय कितनी चीजें हो रही थी। एक तो कोरोना की शुरुआत हो रही थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा होनी थी, नमस्ते ट्रंप एकदम उसी समय होनी थी, और सीए का आंदोलन चल रहा था चारों तरफ। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि एकदम प्लान करके ये इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया गया था। तो ये प्लान था, चूंकि कई महीने हमको लगता है चलने के बाद, धरना प्रदर्शन होने के बाद, सीए का कानून पास होने के बाद जाकर के ये दंगे शुरू हुए थे। तो इसका मतलब उसमें प्लानिंग में जो समय लगा सो लगा, उसमें कई लोगों के खिलाफ अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में दंगों के मामले सालों साल, बरसों बरस लटके रह जाते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर के और बिहार के और उत्तर प्रदेश के दूसरे कितने ही दंगे 10 साल, 20 साल, 25 साल मामले चलते रहेगा, लोगों को सजा नहीं होती है, लोग बाहर निकल जाते हैं। इस मामले में ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि 6 साल के भीतर सुनवाई हुई, सजा दे दी गई, और अब उस सजा का ऐलान किया जाएगा कि उसका क्वांटम क्या होगा, सजा की क्या मात्रा होगी। फांसी हो तब भी, उम्र कैद हो तब भी। मतलब ये अब एक तय मानिए कि ताहिर हुसैन को लंबे समय तक जेल में रहना। साथ क्या एक दंगाई का वो चिपक गया कि एक नेता आप में से निकला हुआ एक दंगाई था? नहीं, ये बात तो उस समय तत्काल अपना पिंड छुड़ाने के लिए आम आदमी पार्टी ने तो निलंबित कर दिया था अपनी पार्टी से ताहिर हुसैन को। लेकिन अभी जिस तरह से अमानतुल्लाह खां उनको डिफेंड कर रहे हैं और कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, भाई कोर्ट जाने का काम तो निजी मामला हो गया ना। अब तो पार्टी थोड़ा मुकदमा लड़ेगी ताहिर हुसैन का। क्या ये कह रहे हैं कि पार्टी चुनाव मुकदमा लड़ेगी उनका? फिर पूरी पार्टी ही आरोप के घेरे में आएगी। वो इंडिविजुअल का मामला है, उनको लड़ने दीजिए, उनका परिवार जाए या वो जाए। बाकी लोग जो इसमें दोषी ठहराए गए हैं वो लोग हैं, और जो लोग बरी हुए हैं उनके खिलाफ एजेंसी जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी सबूत की कमी दिखी है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि निर्दोष 6 लोगों को आरोपी बना दिया था पुलिस ने। तो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ था अंकित शर्मा का, ये बड़ा दुखद इसलिए था कि ऑफिस से लौटने के बाद अंकित शर्मा ने भीड़ में जाकर के अपनी सड़क पर निकल के, अपने मोहल्ले में निकल करके शांति बनाने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, और तब हत्या करके और लाश आपने उनका शव नाले में फेंक दिया गया था। तो बड़ा विभत्स था कांड ये, और जितनी सख्त सजा होगी उतना बड़ा मैसेज जाएगा। आइए अब बात बद्रीनाथ के चढ़ावा चोरी मामले की कर लेते हैं, जिसमें आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। चमोली पुलिस ने 12 जुलाई की रात करीब 10 बजे देहरादून के आवास से प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया था। चमोली लाकर बद्रीनाथ थाने में उनसे और मंदिर समिति के 4 कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी। पुलिस मामले में मनी ट्रेल समेत दूसरे सबूतों के आधार पर आगे की जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान जब प्रमोद नौटियाल से पूछा गया कि क्या चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी शामिल हैं, तो उन्होंने सिर हिलाकर नहीं में जवाब दिया। प्रमोद नौटियाल के पास से पुलिस ने एक शालिग्राम, एक लैपटॉप बरामद किया। प्रमोद नौटियाल ने यह शालिग्राम मंदिर से ही चोरी किया था। सीसीटीवी से खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल काउंटिंग रूम से कैश, सोने और चांदी के सिक्के बाहर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 500 के नोट, सोने चांदी के सिक्के मोबाइल के नीचे छिपा कर ले जाए गए। हालांकि अभी तक चढ़ावा चोरी की कोई रकम प्रमोद नौटियाल से बरामद तो नहीं हुई है। पूछताछ में वो बार बार खुद को बेकसूर बता रहा है। आरोपी प्रमोद नौटियाल बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का निजी सहायक था। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। मंदिर समिति के अध्यक्ष को भी जांच के दायरे में लाने की मांग कर रही है, लेकिन बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति कांग्रेस के शासन में ही हुई थी। उसी वक्त नियम को दरकिनार किया गया था। इसलिए जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, जवाब उन्हें ही देना है। जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मैंने तो सभी नियमानुसार किया था, उन्होंने तो सब कुछ नियमानुसार किया, तो उनको इस समय ये नहीं पता था कि ये व्यक्तिगत सहायक एक विभागीय पोस्ट है, और ये व्यक्ति जो आरोपित व्यक्ति है ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर यहाँ पर था। इसको उन्होंने जो है कि एक पद, जबकि ये जो व्यक्तिगत सहायक का पद है, इस पद पर इसकी नियुक्ति की गई और लगातार लंबे समय तक ये उनके साथ भी रहा। उसके बाद ये मंदिर समिति से पूर्व जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ काम किया है। इसको राजनीतिक रूप से राजनीतिक रंग देने के लिए इसको इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो है कि निजी सचिव, जबकि ये कोई निजी सचिव नहीं है। ये जो बद्री केदार मंदिर समिति का एक स्थायी कर्मचारी है, लेकिन इसकी नियुक्ति भी गलत तरीके से जो है कि गणेश गोदियाल जी ने इसकी नियुक्ति को वहां पर किया था, क्योंकि ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के बाद में
इसको सीधे सीधे जो है व्यक्तिगत सहायक के पद पर उन्होंने नियुक्त किया। देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं है। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं होते। दरअसल वाकई में देखा जाए तो सचिन जी, ये मामला पॉलिटिक्स से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है। ये क्रिमिनल केस का मामला है। अब कांग्रेस के जमाने में नियुक्ति हुई, अब बीजेपी के जमाने में चोरी हो गई, इसको आप कहां तक जाकर लेग पुलिंग करेंगे? नहीं, अब देखिए, नियत में अब खोट है तो नहीं। अब देखिए, अब ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बयान है कि ये कहना कि जब भी हुई 10 साल पहले कभी भी कांग्रेस के जमाने में, तो जब आपको पता था 10 साल से कि गलत तरीके से नियुक्ति हुई, तो आप चुप क्यों बैठे थे? जब आपको जानकारी थी, आप खुद बता रहे हैं गलत तरीके से नियुक्ति हुई, आपके संज्ञान में था, तब कर क्या रहे थे? पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, भ्रष्टाचार का जो मामला, अभी तक हम लोग पॉलिटिशियंस के भ्रष्टाचार की बात करते थे, ब्यूरोक्रेट उनके द्वारा करते थे। अब ये पब्लिक डिस्कोर्स में ये आने लगा है कि जो मंदिरों का भी जो मैनेजमेंट है उसमें भी भ्रष्टाचार है। क्योंकि अभी हमने अयोध्या का मामला देखा, बद्रीनाथ का है, केदारनाथ का रहा है, पहले सबरीमाला का आ चुका है। इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है? देखिए, सरकार की मतलब इन मंदिरों में कैसे ज्यादातर, कैसे चलता अयोध्या है? तो अपवाद है, लेकिन ज्यादातर हिंदू मंदिर जो हैं, वो जो वहां की प्रदेश सरकार होती है वो एक्ट लाती है, और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और बाकी लोग जो अपॉइंट करते हैं उनके निगरानी में उस एक्ट के तहत होती है। तो ये मंदिर जो हैं ये सब सरकार की निगरानी में चलते हैं, सरकार का इन पे नियंत्रण है, जो मैनेजमेंट है वो सरकार के द्वारा तय होती है। और इसके लिए हिंदू समाज मुझे एक बात बताएं कि राम मंदिर में ट्रस्ट काम कर रही थी, वहां सरकार का नियंत्रण नहीं था, यहाँ सरकार का नियंत्रण है, चोरी तो दोनों जगह हो रही है। निश्चित तौर पे तो यानी कोई सिस्टम नहीं, ये फुल प्रूफ बिल्कुल नहीं है। बात ये नहीं कि ट्रस्ट चला रहा है या सरकार के द्वारा निर्धारित मैनेजमेंट है। बात सीधी सी है कि जो भक्तों का चढ़ावा चढ़ता है उसमें एक श्रद्धा ये होती है कि आप जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ठीक है, भगवान को चढ़ा रहे हैं, कम से कम उसका जो मैनेजमेंट है वो उसी भाव से हो रहा है। तो यहां पे दोष ये नहीं है कि उसे ट्रस्ट या सरकार के द्वारा निर्धारित मैनेजमेंट कर रही है। सीधी सी बात यह है कि जो भी लोग कर रहे हैं, पद्धति वही है कि जहां पे काउंटिंग की जा रही है, जहां पे आपके आभूषण ये सब सोने चांदी रखे जा रहे हैं, पैसों की गिनती की जा रही है, हर जगह जिस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, एसओपी होने चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और इसको आप यहाँ पे भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर दे या वहां पे कांग्रेस बनाम कांग्रेस कर दे, बीजेपी कर दे, ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली चीज है, ये महापाप है। इधर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या में पुलिस लगातार जांच कर रही है, एसआईटी भी अपना काम कर रही है। एसआईटी जांच के फाइनल राउंड पर है। अयोध्या पुलिस ने टीनू यादव और सुभाष की पुलिस रिमांड मांगी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के इस्तीफे की अफवाह है। बताया जा रहा है कि गोविंद देवगिरी ने कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि थोड़ी देर में वो खुद मीडिया के सामने आने वाले हैं और इस पर अपनी राय देंगे। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक है और इससे पहले 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई थी, जिसमें महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया था। अब कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के इस्तीफे की अफवाह है। उधर राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति के लिए वैकेंसी भी आ गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति के लिए 18 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मंगवाए हैं। इसके लिए योग्यताएं भी बताई गई हैं। आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, सनातनी हिंदू होना चाहिए, कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सीईओ का कार्यकाल 3 साल का होगा, जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है। कमेटी को 1 महीने के अंदर अंदर सीईओ के नामों की सिफारिश ट्रस्ट को करनी है। अभी कुछ दिन पहले ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे अजय जी, और आपने कहा था कि भाई वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नाम कैसे आएंगे, जो नाम आएंगे उनका चुनाव किस आधार पर किया जाएगा। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी ने जो जारी किया है उसमें अब ये सारी डिटेल्स तो हमें मिल रही हैं। अब इसमें भी ये तो ठीक है, जो क्राइटेरिया तय किया गया है और आवेदन करेंगे लोग 18 तारीख को 4 बजे शाम तक। लेकिन उसके बाद भी चुनने का इन तमाम लोगों को, हम लोग का जो सारा फोकस था, जो अयोध्या मामले में भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि बैकग्राउंड चेक कैसे करेंगे,
जी। सिर्फ ये फेस वैल्यू पर लेंगे कि इनके पास अनुभव है और ये इन्होंने इतने दिन तक काम किया, इतनी उम्र है और स्नातक की डिग्री है, हिंदू है। आप बैकग्राउंड चेक कैसे करिएगा? भारत सरकार जब कोई नियुक्ति करती है बड़ी, तो उसके पास बैकग्राउंड चेक करने का सिस्टम है। उसके पास आईबी है, जिस आईबी की इंक्वायरी होती है, बेसिल से फाइनेंशियल इंक्वायरी मंगाए जाते हैं और उसके आधार पर फिर वो डिसीजन किया जाता है। चाहे कोई भी बड़ी नियुक्ति हो जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट के पास जाता है। और अब तो भारत सरकार ने 360 डिग्री का कर दिया है। 360 डिग्री का मतलब है कि एक आईएएस को अगर आप किसी बड़े पद पर रख रहे हैं तो उसके पीयर ग्रुप से पूछा जाता है, उसके बैचमेट से पूछा जाता है, जहां जहां नौकरी की होती है वहां से पूछा जाता है। अब बैकग्राउंड चेक कैसे होगा? ये बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आदमी अपने बायोडाटा में जो लिख रहा है वो सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, ये कैसे ये 3 लोग तय करेंगे? तो इसलिए ये हमको जहां तक लग रहा है, मेरी अपनी जो समझदारी है, बाद में हम लोग और इस पर बात करेंगे, ये ठीक है कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आवेदन मंगाए जा रहे हैं। लेकिन जो नियुक्त होगा, जो चुने जाएंगे, जो शॉर्टलिस्ट होंगे, वो कहीं ना कहीं से एक सिस्टम से वो नाम आएंगे। आरएसएस से आए, विश्व हिंदू परिषद से आए, उनके लोग अप्लाई करें। उसके वो एक बैकग्राउंड होगा कि ये संघ से जुड़े रहे हैं, फिर वो उसको हमको लगता है कि इसमें प्राथमिकता दी जाएगी कि ये संघ से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं सहज रूप से। अब इस खबर का जो पहला हिस्सा था, अब ये अफवाह लेकिन कौन उड़ा रहा है कि कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। ये चल क्या रहा है? नहीं, देखिए, इसमें एक सीधी सी बात आ रही है कि बिल्कुल अगर आप टेक्निकलिटी में चले जाएं तो उसमें एक नैतिक जिम्मेदारी की बात आती है कि भाई पैसे का गबन हुआ है, चढ़ावा का पैसा चोरी हुआ है। कोषाध्यक्ष वहां नहीं समय दे पा रहे थे, लेकिन थे वो कोषाध्यक्ष, तो इस नाते वो कानूनी तौर पे भले जिम्मेदार ना हो, एक नैतिक जिम्मेदारी आती है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि हमें लगता है कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो सब कुछ हार्मोनियस नहीं है। शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे के पीठ पीछे आप कह रहे इस तरह हैं कि मैनेजमेंट हार्मोनियस नहीं है, क्योंकि ये अफवाह और आ कहां से जितने हैं मेंबर्स, उनकी आपस में भी नहीं बन पा रही है। निश्चित तौर पे देखिए, अंत में चाहे धर्म का स्थल हो, राजनीति हो, वो शक्ति का जो एक भाव होता है कि हमारे नियंत्रण में है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, अभी एक मौका मिला तो इन्हें निपटा दूं, तो होते हैं ना मौके पे चौका वाली बात जो होती है। तो ये अफवाह कोई मौका ढूंढ रहा है कोषाध्यक्ष को, निश्चित तौर पे क्योंकि ये चीजें आम जनता के बीच से नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं ये वो इनसाइडर सोर्स से आता है। सच हो गलत हो 11 बजे वो बताएंगे, लेकिन ये भी दिखाता है कि अंदर इसमें बहुत सारे पर्दे के पीछे छुपे हुए लोग भी हैं जो मौके को भुनाने की कोशिश कर। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा, अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर बवाल है तो उधर वक्फ बोर्ड पर भी बड़ा आरोप लग रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने योगी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में यह कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड की जांच हुई तो बड़ा घोटाला सामने निकलेगा। रिजवी ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जांच करवाने की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वक्फ की जमीन भू माफियाओं को बेची गई है। बात तो सही कह रहे हैं, और वक्फ के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति तो फिर और रेलवे के पास ही है, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई बयान है तो चला दें, फिर करते हैं चर्चा। चलिए, बयान जब तक आएगा तब तक हम चर्चा शुरू कर देते हैं। ये बात तो सही है, सबसे ज्यादा संपत्ति रेलवे के पास है, रेलवे के बाद नंबर इनका है। बिल्कुल। और एक दिन हम लोग और जब चर्चा कर रहे थे, जिस दिन वक्फ बोर्ड में मध्य प्रदेश में गैर मुस्लिम सदस्यों के रखने की और उत्तर प्रदेश की बात आई, तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे। और उस दिन सज्जन जी ने राजेंद्र सच्चर कमेटी का हवाला दिया था। राजेंद्र सच्चर कमेटी में बहुत सारी चीजें मुस्लिम समाज को लेकर के, उनके पिछड़ेपन को लेकर के, उनकी पढ़ाई, सामाजिक शैक्षणिक सामाजिक पिछड़ेपन के साथ साथ वक्फ की जमीनों के प्रबंधन के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। जितनी जमीन वक्फ के पास है, अगर उसका प्रबंधन कर दिया जाए तो मुस्लिम समाज के भीतर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जितना पिछड़ापन है उसको काफी दूर किया जा सकता है, काफी हद तक दूर किया जा सकता है। तो वो प्रबंधन नहीं हो रहा है, तो कुछ तो कमी प्रबंधन की है, लेकिन कुछ कमी यह है कि जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने उसको अपना फिफ्डम बना रखा है कि अपनी जागीर बना रखी है और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं, मनमाना इस्तेमाल करते हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जमीनें देते हैं, अपने बिल्डर्स को, अपने मनचाहे पसंदीदा बिल्डर्स को देकर के उस पर कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जमीन घेर करके किराए पर चलाते हैं। ये दिल्ली से लेकर के देश के हर राज्य में आपको ये कहानी मिल जाएगी। बयान आ गया है रफी जी का, सुनाइए। वक्फ बोर्ड का जिक्र करते हैं, वक्फ संपत्तियों का जिक्र करते हैं, इसलिए मैंने उनको एक ये पत्र मैंने लिखा है और इस पत्र के माध्यम से मैंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराई जाए। जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने
वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया। और ये सारी बर्बादी सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। मैं सच बताऊं आपको, और हक बात कहने में कभी चूकना नहीं चाहिए, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। अब ये बात अगर खुद सरकार करती तो आप कह सकते थे कि ये मुस्लिमों की विरोधी पार्टी है, लेकिन अब तो भीतर से आवाज निकल कर आ रही है कि जब वहां पर इतनी जांच हो रही है तो वक्फ बोर्ड में जांच क्यों ना हो। नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप देख लीजिए ये आपके दिल्ली में जोरबाग में जो करबला वाली जमीन है, हाँ। वो तो हम लोग पिछले 15 सालों से उसके बारे में सुनते आ रहे हैं कि कब्जा है कुछ बड़े पॉलिटिशियन का, जो पुरानी सरकार थी उसके बाद अभी भी हो रहा है। वो तो प्राइम लैंड है, कितने हजारों करोड़ की होगी। उसके अलावे इसमें जो जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी साहब थे, वो किस तरीके से उनके बारे में भी बहुत सारी पृष्ठभूमि लिखी गई है। किस तरह की कितनी ऐसी चीजें हैं जो वक्फ के थ्रू समाज के लिए बनी थी, मुस्लिम समाज के लिए, जिसको उन्होंने निजी अधिकार में ले लिया। और फिर तो, कुछ कह दो तो फिर वो मामला धार्मिक हो जाता है। यहाँ तो चूंकि आप समाज के प्रतिनिधि बन के हथियार लेते हैं ना, आप इमाम और जो भी हो, जो ये चलता है, तो उस लिहाज से अगर देखिए तो मुस्लिम समाज में शाहबानो प्रकरण के समय से यह दिखा गया कि जो तथाकथित पार्टियां थी वो केवल उस समय इसलिए चुप रह गई क्योंकि उन्हें लगा कि ये अपने समाज का वोट तय करते थे, फतवा दिए जाते थे, बट उसके एवज में ट्रेड ऑफ क्या था कि आप इंश्योर कीजिए कि समाज जो है, मुस्लिम समाज हमें वोट करे, किसी नाम पे करे, ठीक है, उसके बदले में आपका जो पर्सनल जो भी चल रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी को लेके और तमाम चीजें जो समाज के लिए की जाए। और इसको राजेंद्र सच्चर कमेटी ने अच्छे से कहा है कि जितना बड़ा करप्शन मिसमैनेजमेंट वक्फ की प्रॉपर्टी का इन लोगों से, नुमाइंदों से हो रही है, तो ये डिमांड बिल्कुल सही है कि उसका किया जाना चाहिए, खासकर तब जब आपकी प्रतिबद्धता है कि कमजोर वर्ग और गरीब वर्ग मुस्लिम समाज का आगे बढ़े। तो देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ इस मैटर में हाथ डालेंगे या नहीं डालेंगे।